अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? रेडियो दक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ इर्तिका बाय सज्जल अल्ताफ़ और अरहम जावेद का थर्ड एपिसोड लेकर। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब बिना वक्त ज़ाये किए चलते हैं एपिसोड की जानिब। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता, तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। इंसान का माजी हमेशा उसका पीछा करता है। वेयरहाउस की फिजा सर्द और भारी थी। छत से लटकता बल्ब हल्की हल्की रोशनी दे रहा था, जिससे लोहे की सतूनों के लंबे साए फर्श पर दिखाई दे रहे थे। कहीं पानी टपकने की मुसलसल आवाज आ रही थी। हर चीज ने मौत का जायका चखना है। अचानक एक हंसी गूंजी, बेतरतीब पागलों जैसी, जो खाली हॉल की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। तुम बेचारों का वक्त जल्द आ गया, अफसोस। साद और सुनेरा दोनों बंधे हुए थे। कपड़े भीगे हुए थे और ठंड अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। दोनों को एक ही रस्सी से इस तरह बांधा गया था कि उनकी पुश्तें आपस में जुड़ी हुई थीं। वो एक दूसरे को देख नहीं सकते थे। रस्सी उनके बाजुओं के गिर्द कई बार लपेटी गई थी। गिराह इतनी सख्त थी कि हरकत करना भी अजाब लग रहा था। सुनेरा ने कलाई मोड़कर रस्सी ढीली करने की कोशिश की। हमें क्यों बांधा हुआ है? चाहते क्या हो तुम? सवाल मैं पूछूंगा, उसने अपनी पिस्तौल उसकी तरफ करते हुए कहा। वो आदमी बदसूरती और खतरे का अजीब इम्तिजाज था। मोटा जिस्म, कंधों तक फैले हुए उलझे बाल और घनी दाढ़ी उसे किसी सड़क छाप बादशाह जैसा बनाते थे। आंखों के गिर्द फैला हुआ सियाह काजल उसकी नजरें और भी सर्द और बेरहम बना रहा था। सब्ज प्रिंटेड शर्ट, आधी आस्तीनों से उभरते बाजू ताकत का ऐलान कर रहे थे, जबकि गले में झूलती मोटी जंजीर हर कदम पर हल्की सी झंकार पैदा कर रही थी। अब वो साद की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसे सर से पांव तक तंसिया देखा। साद जमान, सुना है तुम काफी मगरूर मिजाज के मालिक हो। उनके सामने टहलने लगा और फिर रुका। कैसा लग रहा है यहाँ बेबसी की तस्वीर बने? साद ने सर उठाकर उसे देखा। उसने अपने जिस्म को हल्का सा झुकाया। बहुत डर लग रहा है, देख रहे हो, मैं खौफ से कांप रहा हूँ। अगले ही लम्हे उसने जीभ से चमकता हुआ चाकू निकाला और बगैर किसी हिचकिचाहट के साद के टांग में घोंप दिया। साद के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसका जिस्म झटके से तड़प उठा और बंधे हुए हाथ बेबसी से हिलने लगे। खून आहिस्ता आहिस्ता बहने लगा, जबकि वो आदमी पागलों की तरह हंसने लगा, जैसे किसी के दर्द में उसे अजीब सी तफरी मिल रही हो। लो, तुम्हारी कपकपाहट दूर कर दी। साद का जिस्म दर्द से कांप रहा था। उसने अपना सर उठाया। तुम बहुत गलत कर रहे हो, उसने दांत भींचते हुए कहा। वो बेफिक्री से सीढ़ियां चढ़ने लगा, जैसे पीछे छोड़ा हुआ मंजर उसके लिए कोई मायने न रखता हो। खून की सुर्ख लकीर फर्श पर रेंगती हुई आहिस्ता आहिस्ता जुनेरा के करीब पहुंच रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जिस्म कांपने लगा और खौफ से वो रोने लगी। जुनेरा ने घबराकर खुद को हिलाना शुरू कर दिया। वो पीछे की तरफ जोर लगाकर साद को दूर धकेलने लगी। दूर हटो मुझसे, उसकी आवाज खौफ से कांप रही थी। साद ने थोड़ा सा गर्दन मोड़ने की कोशिश की और झुंझला कर बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ चिपकने का। जुनेरा की नजरें फर्श पर फैलते हुए खून पर जा टिकी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया और सांस तेज हो गई। मुझे खून से खौफ आता है, दूर हटो, वो घबरा कर बोली। फिर उसने गुस्से और बेबसी से कहा, यह सब तुम्हारी गलती है। तुम तमीज से मान जाते तो वो तुम्हारा नौकर ये सब ना करता और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बंधी ना होती। साद के चेहरे पर नागवारी उभरी। सख्त लहजे में बोला, वो नौकर नहीं है, वो दुनिया का वाहिद शख्स है जिस पर मैं यकीन करता हूँ। और तुम लड़कियां किसी चीज की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती? गिरह इतनी सख्त थी कि हरकत करना भी मुश्किल था। उसने अपने बंधे हाथों से जुनेरा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्योंकि वो बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। कौन सी जिम्मेदारी, और दूर हटो मुझसे। जुनेरा तकरीबन चीख उठी। उसका बस चलता तो वो इसी लम्हे वहां से भाग जाती। साद ने झिंझला कर कहा, तुम्हारी वजह से हम यहाँ हैं। मैंने कहा भी था गार्ड्स के साथ चलते हैं। अचानक ऊपर से भारी आवाज गूंजी, बकवास बंद करो तुम दोनों। दाढ़ी वाले आदमी की चीख सुनकर दोनों फौरन खामोश हो गए। बेबसी कमरे में फैल गई। काबिल और जरीन एक दूसरे के सामने बैठे थे। जरीन ने अपने बैग में चीजें रखनी शुरू की, चाबियां उठाने के लिए झुकी। फिर उसने सर उठाया, नजरें सीधी काबिल की आंखों में जमाई। उम्मीद है आप अपनी बात पर कायम रहेंगे।
ورنہ میں آپ کو عدالت کے ذریعے ضرور سبق سکھاؤں گی. کسی خوشفہمی میں نہ رہیے گا. قابل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور آرام سے بیٹھا، جیسے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھی اس کے لیے مذاق بن جائے. ضرور، عدالت جانے کے بجائے آپ یہاں آ سکتی ہیں. ہم ساتھ بیٹھ کر کیک کھایا کریں گے. اس کے لہجے میں وہی ہلکی ہنسی چھپی تھی جو ہر سنجیدہ موقع پر بھی ظاہر ہوتی تھی، ہر لفظ میں طنز اور مزاح کا رنگ. یہ قابل ہی تھا جو کبھی بھی کسی کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، چاہے ماحول کتنا بھی دباؤ والا کیوں نہ ہو. زرین کے چہرے پر تیز غصہ اور ناگواری کے آثار ابھر آئے، لیکن قابل کو اس کی سنجیدگی پر کوئی فرق نہ پڑا. زرین ابھی اپنی ناگواری کے احساس میں گری ہوئی تھی کہ اچانک اس کا فون بج اٹھا. یہ زنیرہ کے فون کا سیکیورٹی فیچر تھا، لیکن جیسے ہی اسکرین کی روشنی چمکی، زرین کے چہرے پر واضح تشویش اور جھنجھلاہٹ چھا گئی. قابل نے فوراً اس کے تاثرات پڑھ لیے. اوہ، بیڈ نیوز؟ قابل نے دھیمے مگر پر اسرار لہجے میں پوچھا. اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں نے 4 سال پہلے زوئی کے فون میں سیکیورٹی فیچر ڈالے تھے. اس کی رنگ اس کی ہارٹ بیٹ مانیٹر کرتی ہے. جب بھی اس کی ہارٹ بیٹ معمول سے تیز ہوتی ہے تو مجھے یہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. وہ عام طور پر بہت پرسکون رہتی ہے. ضرور کچھ ہوا ہے، آپ ساتھ سے رابطہ کریں. زرین کی آواز میں فکر واضح تھی، آنکھوں میں بے چینی جھلک رہی تھی. قابل نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. وہ سعد کے ساتھ ہیں. ہو سکتا ہے سعد کو دیکھ کر اس کا دل رک گیا ہو. زرین کی بھویں اچک گئی. آپ 2 منٹ کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ آپ کو یہ سب مذاق لگتا ہے؟ زنیرہ میری بیٹی کی طرح ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو میں آپ کا وہ حشر. اسی لمحے قابل کا فون بجا. قابل، کہا تھا تمہیں ابھی سیکیورٹی کم نہ کرنا، میں انہیں ٹریک نہیں کر پا رہا. دوسری طرف سے آواز آئی. قابل نے آرام سے کہا. ریلیکس جازیب، وہ بالکل ٹھیک ہے. زرین کی سانسیں ابھی بھی تیز تھیں، مگر قابل ابھی پرسکون دکھائی دے رہا تھا. فون منتقل ہو گیا اور زرین نے قابل کی طرف نظریں جمائی. کیا ہوا؟ اس نے آواز میں اضطراب کے ساتھ پوچھا. قابل نے ہلکا سا سر ہلایا اور مطمئن لہجے میں بولا. کچھ نہیں، بس سعد اور زنیرہ ٹریک نہیں ہو پا رہے. زرین کی بھویں تیز ہو گئیں، آنکھوں میں غصہ اور خوف کی لہر. کیا مطلب نہیں مل رہے؟ آپ نے کہا تھا سیکیورٹی ہے، آپ اتنے آرام سے کیسے ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے یہ کتنی بری خبر ہے؟ اس کی آواز تقریباً چیخ میں بدل گئی. قابل نے اس کی کافی کے کپ کی طرف دیکھا اور شکوہ بھرے لہجے میں کہا. آپ کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے، میں نے محنت سے بنوائی تھی. زرین کے ہاتھ کانپنے لگے. میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی، آپ میرا مذاق بنا رہے ہیں. قابل نے ایک گہرا سانس لیا اور کافی کا ایک چھوٹا سا گھونٹ لیا، پھر ہلکے سے مسکرا کر بولا. کن لوگوں میں پھنس گیا ہوں. بچے نہیں ہیں، وہ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں. زرین نے اپنا فون اٹھایا اور جلدی سے چند نمبر ڈائل کرنے لگی. قابل نے نرمی سے کہا. آپ یہاں بیٹھیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں. ساتھ پر میں نے ٹریکر لگا رکھا ہے، وہ دونوں محفوظ ہیں. قابل نے جیب ہاتھ میں ڈالتے ہوئے کہا. زرین، یقین کریں مجھ پر، سب ٹھیک ہے. لیکن زرین کو اب اس پر ذرا بھی اعتبار باقی نہ رہا تھا. اور نہیں، یقین نہیں کر سکتی. میں آپ کے ساتھ آؤں گی اور آپ مجھے نہیں روک سکتے. قابل اپنی جگہ سے اٹھا. اوکے، چلیں. سعد کا خون کافی بہہ چکا تھا، ہر لمحہ اسے بے ہوشی کی دہلیز پر لے جا رہا تھا. زنیرہ بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے. وہ بار بار سعد کو جھٹکا دے کر جگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کوئی اثر نہ ہوا. کافی خون بہا دیا تم نے، اب تو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہوگا. وہی داڑھی والا خوفناک شخص اس کے پاس دوبارہ آیا. زنیرہ نے گڑ گڑانا شروع کیا، خوف اور اضطراب میں. پلیز ہمیں جانے دو، جو کچھ تمہیں چاہیے سب دے دیں گے. اس نے لالچ دینے کی کوشش کی. وہ شخص درندگی اور خوف کا پے کر پستول ہاتھ میں لیے ہوئے زنیرہ کے پاس آیا. اس نے زنیرہ کے بازو پر پستول رکھ دیا اور ہنستے ہوئے کہا تھا بولوں گا صرف میں، اب زبان کو لگام لگانا بھی سیکھ جاؤ گی. اچانک فضا کو چیرتی ہوئی گولی کی ایک زوردار آواز گونجی. اگلے ہی لمحے ہر طرف خون کی چھینٹیں بکھر گئیں. گولی اس داڑھی والے آدمی کے ہاتھ پر لگی تھی. وہ درد سے تلملا کر پیچھے ہٹ گیا اور اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹ کر گر گیا. اسی لمحے ویئر ہاؤس کے بھاری دروازے چرچراہٹ کے ساتھ کھل گئے. سب کی نظریں بیک وقت دروازے کی طرف اٹھ گئیں. سامنے سے ایک آدمی سیاہ سوٹ میں ملبوس اندر داخل ہو رہا تھا اور اس کے بالکل پیچھے ایک عورت بھی آ رہی تھی. اس آدمی کی چال میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے یہاں موجود کسی چیز سے اسے کوئی خطرہ نہ ہو. اس کا ایک ہاتھ جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں پستول. قدم نہایت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے. داڑھی والا آدمی غصے سے چیخ اٹھا. کیا دیکھ رہے ہو؟ جان سے مار دو ان دونوں کو. ایک گارڈ نے فوراً بندوق اس آدمی کی طرف تان لی. وہ ٹریگر دبانے ہی والا تھا
کہ अचानक ऊपर वाली मंजिल से गरजदार आवाज आई, कोई गोली नहीं चलाएगा। सब चौंक कर ऊपर देखने लगे। दूसरी मंजिल की रेलिंग के पास एक आदमी खड़ा था जो शुरू से ये सब मंजर खामोशी से देख रहा था। उसके आवाज पर तमाम गार्ड्स ने फौरन अपनी बंदूकें नीचे कर ली। वो आदमी गैर मामूली ताकतवर शख्सियत का मालिक लग रहा था। उसकी एक आंख पर सियाह पट्टी बंदी थी, चेहरे पर पुराने जख्मों के निशानात थे और उसका 6 फुट लंबा कद, भारी जिस्म मजीद खतरनाक महसूस हो रहा था। नीचे फर्श पर सूट पहने हुए वो आदमी अब भी आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता हुआ अंदर आ रहा था, गोया पूरा वेयरहाउस उसी के इंतजार में ठहर गया हो। वो काबिल था। वो आदमी पागलों की तरह चीखने लगा, इसने मुझे गोली मारी है, मैं इसकी जान ले लूंगा। वो पागलों की तरह तड़प रहा था। उसकी आंख से खून टपक कर फर्श पर गिर रहा था। आंखें सुर्ख हो चुकी थी और चेहरे पर जुनून साफ नजर आ रहा था। ऊपर वाली मंजिल की रेलिंग के साथ खड़ा हुआ आंख पर पट्टी वाला आदमी गहरी सांस लेते हुए बोला, कोई फायदा नहीं, हम चाहकर भी इसे कुछ नहीं कर सकते अब्दुल, तुम सब निकम्मे हो। अब्दुल ने गुस्से से दहाड़ते हुए बंदूक दूसरे हाथ में संभाली। उसके जख्मी हाथ से खून अभी बह रहा था, मगर इंतकाम की आग उसे दर्द भुला चुकी थी। उसने सीधा काबिल की तरफ निशाना बांध लिया। काबिल अब भी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की धीमी चाप सुनसान वेयरहाउस में साफ सुनाई दे रही थी। एक हाथ अब भी जेब में था, जैसे उसे जरा भी खतरा महसूस ना हो। अगले ही लम्हे गोली चलने की आवाज गूंजी। एक भारी जिस्म जोर से जमीन पर गिरा, मगर गोली काबिल को नहीं लगी थी। अब्दुल की आंखें हैरत से फैल गईं। चंद लम्हों के लिए वो सीधा खड़ा रहा, फिर उसका जिस्म बेजान होकर फर्श पर गिर गया। उसके सर के नीचे खून का दायरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। वेयरहाउस में गहरी खामोशी छा गई। गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हिले भी। ऊपर खड़ा आंख पर पट्टी वाला आदमी हल्की सी तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, इन जैसे बेवकूफ़ों की वजह से तुम हम पर हंसते होंगे। काबिल के होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट आई। मैं अब इन चीज़ों के बारे में सोचता ही नहीं। उसी लम्हे जरीन तेजी से आगे बढ़ी। उसके कदमों की चाप फर्श पर गूंज रही थी। जब वो जुनेरा तक पहुंची, जुनेरा, वो घबराकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं? मैं आ गई हूँ मेरी बच्ची, जवाब दो। उसने जुनेरा को जोर से अपने बाजू में ले लिया। जुनेरा का जिस्म खौफ से कांप रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब थी। जरीन उसके बाल सहलाते हुए उसे अपने सीने से लगा रही थी, जैसे किसी माँ ने खौफजदा बच्चे को थामा हो। उधर चंद कदम दूर साद नीम बेहोशी की हालत में पड़ा था। उसकी सांसें मध्यम थी और उसके कपड़ों पर खून फैल चुका था। ऊपर खड़ा आंख पर पट्टी वाला आदमी रेलिंग से हटकर काबिल को देखने लगा। काबिल, अब्दुल मर चुका है, तुम साद और जुनेरा को ले जाओ और ये मामला यहीं ख़त्म कर देते हैं, उसने कदरे संजीदा लहजे में कहा। काबिल रुक गया। उसकी सुरमई आंखें फासले से सीधा उस आदमी की आंखों में जा ठहरी। किसने हुक्म दिया था ये सब करने का, शेरी? आंख पर पट्टी वाले आदमी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए झिझक उभरी। तुम मुझे शहरियार कह सकते हो, वो आहिस्ता से बोला। हमारा वो ताल्लुक अब नहीं रहा। काबिल की आवाज़ और भी सर्द हो गई। हुक्म किसने दिया था शेरी? वेयरहाउस की फिजा जैसे अचानक मजीद भारी हो गई। गार्ड्स खामोश खड़े थे, जैसे सांस लेने से भी डर रहे हों। चंद लम्हों बाद शहरियार ने नजरें झुका ली। जरगाम भाई ने। काबिल ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे उसे पहले ही अंदाजा था। वो आहिस्ता आहिस्ता साद की तरफ बढ़ने लगा। मेरा एक काम करना, उसने सर्द लहजे में कहा। उन्हें कहना अब्दुल को काबिल ने मारा है। रास्ता खुद ब खुद खाली हो गया। गार्ड्स एक एक करके पीछे हट गए। वेयरहाउस में अब सिर्फ कदमों की आवाज़ बाकी रह गई थी। काबिल ने साद के पास झुककर उसका हाथ थाम लिया। काफ़ी बड़े हो गए हो मेरे दोस्त। उसकी आवाज़ गैर मामूली हद तक नरम थी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साद नीम बेहोशी की हालत में था। उसकी आंखें मुश्किल से खुली और चंद लम्हों के लिए काबिल के चेहरे पर ठहर गईं। उन आंखों में अजीब सा सुकून दिखाई दिया, जैसे किसी ने उसे यकीन दिला दिया हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। काबिल ने अपनी टाई खोली। नीले रंग की वो टाई उसने तह करके साद के जख्म पर मजबूती से बांध दी ताकि खून रुक सके। फिर साद को सहारा देते हुए उठाया। जरीन ने फौरन जुनेरा को सहारा देते हुए उठाने की कोशिश की। जुनेरा के कदम अभी भी लरस रहे थे। वो लोग तकरीबन दरवाजे तक पहुंच चुके थे कि पीछे से आवाज़ आई, काबिल। आंख पर पट्टी वाला आदमी शहरियार रेलिंग के पास खड़ा उसे मुखातिब कर रहा था।
काबिल ने पलट कर नहीं देखा, वो वैसे ही चलता रहा। शहरियार ने गहरी सांस ली और कहा, जरगाम भाई तुम्हें वापस बुला रहे हैं, सबके लिए बेहतर होगा कि तुम वापस आ जाओ। चंद लम्हों के लिए काबिल के कदम आहिस्ता हो गए, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। इंसान का माजी हमेशा उसका पीछा करता है। शहरियार के होठों पर भी हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। माजी से याद आया, उसने रेलिंग पर कोहनी टेकते हुए कहा, पिछले हफ्ते कोरंगी में 17 कत्ल हुए हैं, सिर्फ एक इंसान के हाथों। वो जानबूझकर रुक गया, जैसे चाहता हो कि काबिल उसके बारे में पूछे, मगर काबिल के चेहरे पर कोई खास दिलचस्पी नहीं आई। वो दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। शहरियार ने फिर कहा, पूछोगे नहीं किसकी बात हो रही है? वो जानता था जो नाम वो बोलने वाला है वो वक्त को एक लम्हे के लिए रोक सकता है। चंद कदम चलने के बाद काबिल ने बगैर मुड़े पूछा, किसने किए? शहरियार की मुस्कुराहट गहरी हुई। वरीशा काबिल। ये नाम सुनते ही काबिल के कदम एक लम्हे को रुक गए। उसके चेहरे से वो पुरसुकून और मुतमईन तासुर आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगा। उसकी सुरमई आंखों में एक पुराना साया लौट आया। शायद वाकई इंसान का माजी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता। जी तो यहाँ होता है ये एपिसोड कंप्लीट। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।